हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यस एकेडमी फॉर लॉ। आज हम डिस्कस करने वाले द हिंदू एनालिसिस, जिसमें 10th, 11th, 12th और 13th ऑफ मई 2024 को क्या क्या हुआ, हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स एंड आर्टिकल्स डिस्कस करने वाले हैं। अब फटाक से मैं बता देती हूँ इस चीज़ का पॉइंट क्या है, व्हाई वी आर डूइंग। और ये पहली बार जो बच्चे अटेंड कर रहे हैं उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि बाई वीकली सेशंस का मतलब क्या होता है। बाई वीकली सेशंस का मतलब होता है हफ्ते में 2 बार होने वाले सेशन, ठीक है, ट्यूसडे और फ्राइडे। तो आज जैसे ट्यूसडे है, आज जो सेशन होगा इसमें हम देखेंगे फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे के न्यूज़पेपर्स में क्या क्या हुआ है, बेसिकली डिस्कस करेंगे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट। फिर जो फ्राइडे को सेशन होता है उसमें हम ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे का डिस्कस करेंगे। पॉइंट क्या है, कंसिस्टेंसी आना काफी ज्यादा मुश्किल चीज होती है। आप हर दिन न्यूज़पेपर का वीडियो देख पाए या न्यूज़पेपर पढ़ पाए, बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। और गलती से कोई कंसिस्टेंट हो भी गया, डिसिप्लिन वे में पढ़ भी लिया, ऑल्दो वो आइडियल होता है, लेकिन गलती से अगर कोई हो भी गया तो किसी ना किसी रीजन से हफ्ते में 2 बार भी अगर मिस हो गया, 2 दिन भी अगर मिस हो गया, तो वो बैकलॉग क्रिएट होता है और उससे डीमोटिवेशन, क्योंकि धीरे 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 करके फिर वो एक एक लेक्चर पाइल अप होता जाता है। 2 के कब 4 दिन हो जाते हैं, 4 के कब 8 दिन हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता। इसलिए आपको बाई वीकली सेशंस अगर आप लगाते हो, मतलब आप हफ्ते के 2 सेशंस लगाओगे तो आपको पूरे हफ्ते के न्यूज़पेपर्स कवर हो जाएंगे। इसमें कंसिस्टेंसी आना भी आसान है क्योंकि हफ्ते के 2 ही बार लगाना है। इसमें डिसिप्लिन मेंटेन करना भी आसान है, अगेन क्योंकि 2 बार लगाना है। और इसमें आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी उसी तरीके से कवर हो जाएंगे एज इफ आप इन सेशंस को रोज लगा रहे हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 10th मई 2024 के न्यूज़पेपर से। तो 10th मई को क्या क्या हुआ है, इंपॉर्टेंट हाईलाइट सबसे पहले देख लेते हैं आर्टिकल्स के फॉर्म में। अच्छा, ये इसका अपडेट ले लेते हैं। दिस इज नॉट एन इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट क्योंकि हम इतने टाइम से फॉलो करते आ रहे हैं तो एक बार इसका अपडेट देख। यूएस वोंट सप्लाई आर्म्स टू इजराइल इफ इट अटैक्स रफा। तो रफा बेसिकली इजराइल और इजिप्ट के बीच का बॉर्डर है। बॉर्डर का एक छोटा सा बसा हुआ टाउन है। एक्चुअली में हुआ क्या था, जब इजराइल ने गाजा, वेस्ट बैंक, यहाँ सब पे अटैक किया तो सारे के सारे लोग यहाँ से भागकर रफा में जाके बस गए। अब रफा की पॉपुलेशन पहले कम हुआ करती थी, लेकिन राइट नाउ 1.5 मिलियन पीपल जो पूरे के पूरे एरिया से भागकर आके वहां बसे हुए हैं, कैंप्स में टेंट्स लगाकर। वो ज्यादातर बच के जो भागे हैं लोग, वो सारे के सारे रफा में है। अब इजराइल बोल रहा है कि वो रफा पर भी अटैक करेगा। हालांकि यूएस हर बार इजराइल का पूरा पूरा साथ देता है, पूरा पूरा सपोर्टर है, सालों से रहा है, बट फाइनली यहाँ पर यूएस ने अपने हाथ पीछे खींच लिया। की हिस्ट्री आपको ऑलरेडी पता होगी, हम पिछले कुछ लेक्चर्स में काफी अच्छे से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। इजराइल और गाजा का जो वॉर चल रहा है, इसकी हिस्ट्री हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया, इवन हमास के बारे में भी डिस्कस किया है। तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि भाई ये राफा का क्या मामला है। यूएस ने बोला है कि अगर इजराइल रफा पर अटैक करता है तो फिर हम आर्म्स सप्लाई करना बंद कर दें, जो कि बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप देखेंगे इजराइल जो इतने टाइम से कंटिन्यू कर पा रहा है वॉर, वन ऑफ द मेजर रीजन यूएस पूरी चाहे पैसों के मामले में, चाहे फाइनेंशियल एड या आर्म्स एम्यूनेशंस प्रोवाइड करने के मामले में, हर मामले में पूरा पूरा साथ दे रहा था इजराइल का। अब अगर यूएस ने एक बार वार्निंग दी थी कि अगर आप राफा पर अटैक करते हो तो इससे बहुत बड़े लेवल की ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आई, मतलब एक तरीके से आपने बाकी की बच्चे पूरी कंट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया है। जहां एक छोटी सी जगह में लोग बस के बैठे हैं उसको भी आप डिस्ट्रॉय करने जा रहे हो, तो ये बहुत बड़े लेवल की ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को बेसिकली दिस विल स्टार्ट। इजराइल का कहना है कि हम हमास का नामो निशान भी नहीं छोड़ना चाहते, और उनके इंटेलिजेंस के हिसाब से राफा में एक आखिरी मिलिटेंट बेस हमास का छुपा हुआ बैठा है। तो उन्होंने बोला है कि हम, क्योंकि हमने प्रॉमिस किया है हम नामो निशान नहीं छोड़ेंगे, तो एक भी बेस हम नहीं छोड़ सकते, अब वो कहीं पर भी हो। तो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन, बट स्टिल इजराइल बात ना मानते हुए आगे बढ़ाए विद द अटैक ऑन राफा। ओके, अच्छा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पे आ जाते हैं। काफी एक इंटरनेशनल लेवल की एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें कि, अच्छा ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटा सा टिडबिट, मतलब 1 लाइनर आपसे इसमें पूछा जा सकता है फॉर्म में। वैजंती माला जो पहले जमाने में बहुत ज्यादा फेमस एक्ट्रेस थी, वैजंती माला, चिरंजीवी एंड हॉर्मुज जी एन सामा, इन तीनों को पद्मा अवार्ड्स मिले हैं फ्रॉम द प्रेसिडेंट। पद्मा अवार्ड्स कॉन्फर कौन करते हैं, दे आर गिवन बाय द प्रेसिडेंट। तो वैजंती माला और चिरंजीवी तो हमको पता है, दे बोथ आर एक्टर्स, ठीक है।
तो वैजंती माला कुनिडेला, डेट एम फातिमा बीवी. फातिमा बीवी वॉज द फर्स्ट वुमन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. एंड मुंबई समाचार के ओनर जो हैं जिनका नाम है ओरमुजी एन सामा, इन सबको पद्मा अवार्ड्स बेसिक प्रेसिडेंट ने दी. तो इसमें आपको सीधा सीधा क्वेश्चन में नाम पूछे जा सकते हैं, या आपसे पूछा जा सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईदर वॉज गिवन और वॉज नॉट गिवन. दोनों ही तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. ठीक है, बहुत ही छोटी सी इंफॉर्मेशन थी. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पे आ जाते हैं. अच्छा, टर्मोइल एंड टेस्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे हरियाणा के गवर्नर ने वहां पर इलेक्शन अभी चल रहे हैं, तो हरियाणा में ऐसी सिचुएशन आ गई है जहाँ पे गवर्नमेंट को प्रूव करना पड़ रहा है अपनी मेजॉरिटी कि अभी भी बहुमत में है. वी स्टिल एंजॉय द सपोर्ट एंड मेजॉरिटी ऑफ द पीपल. ये यहाँ पे प्रूव करना पड़ रहा है, तो हरियाणा गवर्नर को पूछना पड़ेगा. बेसिकली यहाँ ये बात हो रही है, हरियाणा गवर्नर मस्ट आस्क द गवर्नमेंट टू प्रूव इट्स मेजॉरिटी. टर्मोइल या फिर वहां पे जो पूरा उबड़ खाबड़ ऊंच नीच चल रही है वो क्यों, कब से चल रही है? 3 इंडिपेंडेंट एमएलए ने अपना सपोर्ट विड्रॉ करके चले गए हैं वो भारतीय जनता पार्टी में, एंड इट्स फॉर्मर कोalition पार्टनर द जेजेपी विच वॉज जन नायक जनता पार्टी, और बेसिकली ऑफर्ड सपोर्ट टू द कांग्रेस टू फॉर्म, मतलब इन दोनों को छोड़कर, बीजेपी और जेजेपी को छोड़कर अब वो कांग्रेस के पास चले गए हैं और एक ऑल्टरनेट गवर्नमेंट बनाने की बात कर रहे हैं. तो जैसे ही ये 3 एमएलएज ने छोड़ा, ऐसा सवाल उठ के आ गया है कि क्या अब जो रूलिंग गवर्नमेंट है उनकी बहुमत बची है या नहीं. डू दे स्टिल एंजॉय द मेजॉरिटी द सिटिंग सेशन और नॉट. तो यहाँ पे गवर्नर मतलब गवर्नर ये सवाल खड़ा करते हैं, एंड देन गवर्नमेंट को प्रूव करना पड़ता है इफ दे स्टिल हैव द मेजॉरिटी सपोर्ट और नॉट. यहाँ पे बेसिकली वही छोटी सी बात हो रही है, गवर्नर विल हैव टू आस्क. ठीक है, 10th के आर्टिकल में 10th के न्यूज में कुछ खास बहुत ज्यादा डिटेल में इंपॉर्टेंट नहीं है. हम 11th पे अगर आते हैं तो 11th में काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं छोटी छोटी. सबसे पहले तो स्टार्टिंग में छोटे से टॉपिक्स हैं जो हम इसमें बाद में आएंगे. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, एक यूएन का रेजोल्यूशन पास हुआ है जिसको इंडिया ने फुल सपोर्ट प्रोवाइड किया है, और ये रेजोल्यूशन बात करता है कि पैलेस्टीन को हम पूरा सपोर्ट करते हैं बिकमिंग द मेंबर ऑफ, परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन. यहाँ पे ये आर्टिकल आप देख सकते हैं, इज द इंटायर आर्टिकल. यहाँ पे बात हो रही है इंडिया बैक्स पैलेस्टीन बिड टू फुल यूएन मेंबरशिप. यहाँ पे बात क्या हो रही है, पैलेस्टीन इससे पहले एक नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पे रहता था, यूएन का मेंबर था बट नॉन परमानेंट. ठीक है, तो फुल मेंबरशिप का क्या पॉइंट्स होते हैं इसको हम थोड़ी देर में देखेंगे, बट सबसे पहले कुछ पॉइंटर्स देख लेते हैं अबाउट व्हाट ऑल इज हैपनिंग. तो यहाँ इंडिया ने वोट किया है, इंडिया हैज वोटेड किस चीज में, इन फेवर ऑफ, मतलब साथ देते हुए, इन सपोर्ट ऑफ या इन फेवर ऑफ अ रेजोल्यूशन. और ये रेजोल्यूशन क्या कर रहा था, ये रेजोल्यूशन रेकमेंड कर रहा था कि भाई पैलेस्टीन को फुल यूएन मेंबरशिप. ये जो रेजोल्यूशन है के बारे में बात हो रही है जिसको इंडिया ने सपोर्ट प्रोवाइड किया है, इसको इंट्रोड्यूस किया था यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने फॉर द अरब ग्रुप. एंड द रेजोल्यूशन जो पास हुआ था इसको 143 मेजॉरिटी वोट्स मिले थे, सिर्फ 9 वोट्स इसके अगेंस्ट थे. मतलब सिर्फ 9 ऐसी मेंबर कंट्रीज थी जो बोल रही थी पैलेस्टीन को नहीं बोलना चाहिए या नहीं मिलनी फुल मेंबरशिप, बाकी 143 वर इन फेवर, और 25 एब्सेंटीज ने, मतलब 25 ने वोट ही नहीं किया, ना फॉर ना अगेंस्ट. तो 143 मेजॉरिटी वोट के साथ ये रेजोल्यूशन पास हुआ था. इसको स्टार्ट किसने किया था, इंट्रोड्यूस किसने किया था, सबसे पहले किसने, बेसिकली आप समझ लो ऐसे प्रस्ताव किसने रखा था पैलेस्टीन को फुल मेंबरशिप मिली, दैट वाज यू. ठीक है, अच्छा, रेजोल्यूशन से क्या पता चलता है हमको, रेजोल्यूशन से हमको ये पता चलता है कि जो पैलेस्टीन है ये सारे के सारे कंडीशंस या रिक्वायरमेंट्स पूरे करता है.
सारे रिक्वायरमेंट्स पूरे करता है फॉर अ फुल मेंबरशिप। पहले देखा जाता है कि भाई कोई कंट्री एलिजिबल है भी कि नहीं, और अगर वो कंट्री रिक्वायरमेंट्स पूरे कर रही है सिर्फ तभी जाकर उनको फुल मेंबरशिप के लिए एलिजिबल कंसिडर किया जाता है, और तभी जाके फिर ये रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस होता है या पास कराया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक हमको समझ में आ गया। अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे देख लेते हैं। इंडिया का सपोर्ट प्रोवाइड करना क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी लोगों को पता नहीं है, बट इंडिया हमेशा से पैलेस्टीन को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। तो इंडिया वॉज द फर्स्ट नॉन अरब स्टेट, मतलब वैसे पैलेस्टीन को अरब स्टेट्स या अरब कंट्रीज का हमेशा से सपोर्ट था, इंडिया पहला नॉन अरब स्टेट था जिसने पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को रिकग्नाइज किया था, उसको मान्यता दी थी एक तरीके से एज द सोल एंड लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पैलेस्टीनियन पीपल 1974 में। ना सिर्फ ये 1988 में भी, फिर 1988 में भी इंडिया वाज द ऑल्सो वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू रिकग्नाइज स्टेट ऑफ पैलेस्टीन। पैलेस्टीन के एग्जिस्टेंस को 1988 में रिकग्निशन देने वाली जो फर्स्ट कंट्रीज थी उनमें भी इंडिया था, तो इंडिया का सपोर्ट काफी ज्यादा मैटर करता है। अच्छा, अब ये फुल मेंबरशिप का मतलब क्या होता है, क्या फायदे मिलेंगे पैलेस्टीन को? सबसे पहले एडिशनल राइट्स और प्रिविलेजेस मिलेंगे, क्या करने के? पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन विल बी इफेक्टिव। 79 सेशन ऑफ द जनरल असेंबली, यूएन के अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, उनमें से एक जनरल असेंबली भी है। तो जनरल असेंबली का जो 79 सेशन होगा उससे पैलेस्टीन बेसिकली फुल मेंबर के तौर पे काम करेगी। ठीक है, राइट्स क्या क्या मिलेंगे? एग्जाम्पल, सबसे पहले राइट टू बी सीटेड अमंग मेंबर स्टेट्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जो भी फुल मेंबरशिप एंजॉय करते हैं ना, जो भी कंट्रीज, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बिठाए जाते हैं इन द जनरल असेंबली। इसमें बैठने का अधिकार अब पैलेस्टीन को भी मिलेगा। दूसरा, राइट टू मेक स्टेटमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ ग्रुप। बेसिकली पूरा ग्रुप जो फुल मेंबरशिप एंजॉय करते हैं उनके बिहाफ पर स्टेटमेंट कोई दूसरा मेंबर स्टेट जिसकी फुल मेंबरशिप नहीं होती वो नहीं दे सकते, लेकिन अब पैलेस्टीन भी दे सकता है। तीसरा, राइट ऑफ मेंबर्स ऑफ डेलीगेशन of the state of Palestine to be elected as officers in the plenary and main committees of General Assembly। जो भी यूएन के जनरल असेंबलीज की कमिटीज होती हैं उनमें एज ऑफिसर्स के तौर पर पैलेस्टीन के ऑफिशियल्स भी अब चुने जा सकते हैं, इलेक्ट हो सकते हैं, तो पहले उनको अलाउड। ठीक है, तो ये कुछ चीजें होती हैं जो राइट्स एंड प्रिविलेजेस होते हैं जो सिर्फ फुल मेंबरशिप पे ही अवेलेबल होते हैं, अब पैलेस्टीन को भी मिलेंगे। इससे पहले मैम क्या पैलेस्टीन मेंबर ही नहीं था? नहीं, इससे पहले पैलेस्टीन का स्टेटस ऑब्जर्वर था, ऑब्जर्वर स्टेट था, और कोई ना राइट टू वोट था जनरल असेंबली में उनके पास, ना ही कोई भी यूएन के जो ऑर्गन्स होते हैं अलग अलग उनमें कैंडिडेचर मतलब उनका हिस्सा बनने का प्रस्ताव पैलेस्टीन रख भी नहीं सकता था। एक्सेप्ट होना तो ना होना बहुत दूर की बात है, कैंडिडेचर को अपने नॉमिनेट तक नहीं कर सकता था कि हमको चुन लो, ऐसा भी नहीं बोल सकता था विदाउट अ फुल मेंबरशिप। सिर्फ ऑब्जर्वर स्टेट के तौर पे आज तक पैलेस्टीन था। ठीक है, नाउ इट हैज 79 सेशन से अब इसको मिल जाएगा फुल। ओके, अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज नेक्स्ट, बहुत छोटी सी न्यूज है बट काफी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। हम ऑलरेडी पिछले एक न्यूज पे डिस्कस कर चुके हैं कि 18 महीनों के बाद चाइना ने एक अपॉइंट किया है चाइनाज एम्बेसडर टू इंडिया। अब एम्बेसडर की इंपॉर्टेंस क्या होती है, क्यों इलेक्ट करते हैं, ये सब हम एक सेकेंड में देखेंगे। पहले देख लेते हैं नाम क्या है। इनका नाम है शू फी होंग, जो नए चाइनीज एम्बेसडर टू इंडिया इलेक्ट किए अपॉइंट किए गए हैं, उनको डायरेक्टली प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है, शी जिनपिंग चाइना के प्रेसिडेंट। और 18 महीनों के बाद, क्योंकि 18 महीनों से चाइना और इंडिया के रिलेशंस काफी ज्यादा खराब चल रहे हैं, तो कोई एम्बेसडर ही नहीं था, दोनों कंट्रीज आपस में एक दूसरे से बात ही नहीं करना चाहती थी, तो एम्बेसडर ही अपॉइंट नहीं करके रखा। तो अब फाइनली एम्बेसडर जो अपॉइंट किए हैं शू फी होंग, ये 17th एम्बेसडर टू इंडिया है, इससे पहले 16 और रह चुके हैं। और इन्होंने प्रेसिडेंट और कंट्री के बिहाफ पर बात करते हुए बोला है कि चाइना एंड इंडिया आर कोऑपरेशन पार्टनर्स एंड नॉट कॉम्पिटिटर्स। कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और जो चाइनीज प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग, उन दोनों के ही विजन्स काफी ज्यादा सिमिलर हैं, तो हम कोऑपरेटर्स हैं, कॉम्पिटिटर्स नहीं। ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने ऑफिशियली रिलीज किया है। अच्छा, रिलेशंस खराब कब से हुए थे? रिलेशंस खराब 2020 से हुए थे और 2022 तक
काफी ज्यादा खराब चले हैं। टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज हैव बीन स्ट्रेन्ड से टेंशंस अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। काफी बार हम न्यूज में सुनते हैं कि अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर में बहुत ज्यादा हलचल चल रही है, चाइनीज मिलिट्री घुस के टेरिटरी ऑक्यूपाई कर रही है। तो ये बहुत ज्यादा काफी सालों से चलता आ रहा है, लेकिन रिसेंट टाइम्स में और भी ज्यादा खराब रिलेशंस हो चुके हैं। फॉलोइंग चाइनाज मल्टीपल ट्रांसग्रेशंस मतलब कहीं पर जबरदस्ती घुसकर बैठना जहां उनको परमिशन ना हो। स्टार्टिंग इन अप्रैल 2020 एंड वायलेंट क्लैशेस इन द गालवान वैली अरुणाचल प्रदेश के पास है, जो सबसे ज्यादा डिस्प्यूट में रहती है। उसको काफी बार चाइना हथियाने की कोशिश कर चुका है, एंड दैट इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी जिसको चाइना क्लेम करता है कि भाई ये हमारी है, ठीक है। इन जून 2022 इसके बाद से खास तौर पर बहुत ज्यादा खराब रिलेशंस इंडिया और चाइना के हो गए थे। तो 18 महीनों तक कोई एम्बेसडर ही नहीं था। अच्छा, फटाक से एक बार देख लेते हैं इंपॉर्टेंस क्या होती है किसी कंट्री के एम्बेसडर के होने या ना होने की। तो इंपॉर्टेंस ऑफ एम्बेसडर, सबसे पहले तो फॉर्मल एंड डिप्लोमेटिक चैनल्स थ्रू विच इंटरनेशनल रिलेशंस आर कंडक्टेड। एम्बेसडर जो होते हैं वो एक तरीके के कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। ये बेसिकली फॉर्मल और डिप्लोमेटिक चैनल्स होते हैं, जरिया होते हैं जिनके थ्रू इंटरनेशनल रिलेशंस कंट्रोल किए जाते हैं। मतलब कंट्री के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बैठ के पूरे टाइम थोड़ी ना बात करते रहेंगे। तो ये एक तरीके के कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। इनकी जिम्मेदारी होती है कि हमारे जैसे स्पेसिफिक कंट्रीज के लिए, मतलब चाइना के लिए चाइना ने जो इंडिया के लिए एम्बेसडर अपॉइंट किया है, अब उसकी पूरी जिम्मेदारी है कि चाइना और इंडिया के रिलेशंस किस तरीके के चलेंगे उसकी देखरेख करें, ठीक है। नेक्स्ट, हेल्प इन पॉलिसी प्रमोशन या एनवायरमेंटल कोऑपरेशन। किन सेक्टर्स में किन चीज़ों में साथ में मिलकर काम करना है, उन सेक्टर्स को रिकग्नाइज करके निकालना और उनके ऊपर काम स्टार्ट करवाना, ये सब भी इनका काम होता है। प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, ये तो सबसे बड़ा काम होता है। ऐसे नेगोशिएशन करना, इस तरीके से किसी कंट्री के साथ रिलेशंस बनाना जिससे अपने सिटीजन्स का, अपनी खुद के जो इंडिविजुअल्स हैं, नागरिक हैं, उनका इंटरेस्ट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट और सबसे ज़्यादा अच्छे से प्रोटेक्टेड रहे। इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, जब भी कुछ क्राइसिस हो जाता है, चाहे नेचुरल डिजास्टर आ जाए, चाहे फ्लड आ जाए, फेमाइन आ जाए, कुछ भी आ जाए, चाहे वॉर हो जाए से लेके अर्थक्वेक, कुछ भी इस तरीके का क्राइसिस आ जाए, उस केस में एम्बेसडर्स कोऑर्डिनेट करते हैं। अगर हमको फाइनेंशियल एड चाहिए, हेल्प चाहिए, एवरीथिंग इंटरनेशनल लेवल पे एम्बेसडर्स कोऑर्डिनेट। एंड लास्ट में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रीटीज एंड अग्रीमेंट्स। जिन भी ट्रीटीज और अग्रीमेंट्स को इंडिया ने साइन किया है, उनको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करवाना है, या दूसरी कंट्रीज ने इंडिया के साथ ट्रीटीज एंड अग्रीमेंट्स जो साइन किए हैं, अगर सामने वाली कंट्री फॉलो नहीं कर रही है उसको, या ट्रीटी का वायलेशन कर रही है, इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान भी एम्बेसडर ही रखता है। तो एक तरीके से जब इंडिया मान लो एम्बेसडर चूज करती है या अपॉइंट करती है फॉर कनाडा, तो अब इंडिया और कनाडा के रिलेशंस किस तरीके से चलेंगे, कैसे अच्छे से मेंटेन किए जाएंगे, एवरीथिंग इज एन एम्बेसडर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, so this was the entire point of electing, finally appointing an ambassador to India, चाइना के एम्बेसडर, ठीक है। अच्छा, ये तो बहुत छोटी सी न्यूज़ है, काफ़ी टाइम से हम पढ़ रहे हैं। प्रो चाइना प्रेसिडेंट नवंबर से आए हैं, नवंबर 2023 से मॉलडीव्स में। आपको अगर इसके ऊपर इंडिविजुअल वीडियो देखना है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना है, तो आप यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, और वहाँ पे एक अलग से वीडियो बनाया गया था जिसमें पूरा डिस्प्यूट एक्सप्लेन किया था कि भाई व्हाट वाज द पॉइंट, मॉलडीव्स के साथ क्या गड़बड़ चल रही है। मॉलडीव्स को बहुत बड़े लेवल पे इंडिया ने एड और हेल्प प्रोवाइड किया है, फिर भी थोड़ा नाशुक्री देश होते हुए जो उनकी नई गवर्नमेंट आई है, जिनके प्रेसिडेंट का नाम है मुइज्जू, उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में ही लिखा था कि आप हमको इलेक्ट करके लेकर आओ तो हम इंडिया की जो मिलिट्री, थोड़े बहुत जो ट्रूप्स हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, उनको भी भगा देंगे। तो धीरे धीरे करके काफ़ी महीनों से ये प्रोसेस चल रही है, धीरे धीरे करके इंडिया के ट्रूप्स वहाँ मॉलडीव्स को छोड़कर आ रहे हैं, एंड फाइनली द लास्ट ट्रूप जो बचे हुए थे मॉलडीव से, हम अपना बेसिकली नामो निशान भी हटा चुके हैं। अब ये डिसीजन ऑल्दो इंडिया को भी थोड़ा महंगा पड़ सकता है, क्योंकि इंडियन ओशन रीजन में मॉलडीव्स में हमने अपने ट्रूप्स बिठा ले ही इसलिए थे क्योंकि उसके आसपास के रीजन की देखरेख कर सकें, निगरानी कर सकें, ठीक है, क्योंकि इंडिया का सदर्न पार्ट में आता है वो, और वहाँ बाकी ऊपर से तो हमारे दुश्मन बैठे ही हैं, इधर पाकिस्तान, इधर चाइना, है ना, बांग्लादेश से भी कुछ खास नहीं बन रही है, नेपाल से भी कुछ खास नहीं बन रही। समंदर के साइड से हम थोड़ा प्रोटेक्टेड थे, बट वहाँ पर भी अब जैसे मॉलडीव्स अब प्रो चाइना हो चुका है, तो चाइना अपने ट्रूप्स नीचे मॉलडीव्स में बिठा सकती है। तो हम एक तरीके से
तरफ से घिर चुके हैं। बट मॉलडीव्स के लिए ये और भी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, और हो ही रहा है, क्योंकि टूरिज्म सेक्टर मॉलडीव्स का मोस्टली इंडिया से ही चलता था। अब ऑब्वियसली हमारे साथ रिलेशंस खराब हुए हैं, तो टूरिज्म हम तो भेजेंगे नहीं, तो काफ़ी बड़ा लेवल पर फाइनेंशियल क्राइसिस या इकोनॉमिक क्राइसिस मॉलडीव्स फेस ऑलरेडी कर रहा है, जिस केस में मॉलडीव्स चाइना से अब डेट मांगेगा, उधार मांगेगा। चाइना ने एक टाइम पे बहुत ज़्यादा स्टार्ट किया था पॉलिसी के अंडर, बेसिकली इंटरनेशनल पॉलिसी के अंडर, बहुत ज़्यादा साउथ एशियन कंट्रीज को स्पेशली डेट या फाइनेंशियल एड, लोन प्रोवाइड करता था। अब चाइना ने भी 2022 के बाद से कम हो गए हैं, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज डिफॉल्टर निकलती है, पैसे वापस नहीं करती हैं, और उनकी खुद की भी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही थी। तो चाइना एक हद तक मॉलडीव्स को ये एड प्रोवाइड कर सकता है, बट जैसे ही चाइना को दिख जाएगा कि कुछ खास मतलब के या कुछ खास हेल्प फायदे की नहीं है ये कंट्री, चाइना विल विड्रॉ, और उसके बाद मॉलडीव्स इज गोइंग टू सफर अगर इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन नहीं किए जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। अच्छा, एडवांटेजेस ऑफ फुल मेंबरशिप ये अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फुल मेंबरशिप जो यूएन वाली हम बात कर रहे थे, उसमें फुल मेंबरशिप का क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, वो एक बार देख लीजिए। एक तो किसी भी कंट्री जिसको फुल मेंबरशिप मिल जाती है, उनकी सॉवरेनिटी को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता कि वो कंट्री इंडिपेंडेंट है, सॉवरीन है, उसको अब कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। इंटरनेशनल लेवल पर उसको रिकग्निशन मिल चुका है। दूसरा, वोटिंग राइट्स, जनरल असेंबली, ये अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तीसरा, कैन बी इलेक्टेड इनटू वेरी इंपॉर्टेंट बॉडीज, जैसे कि इकोसॉक हो गया, यूएन की एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन, उसमें इलेक्ट कोई भी और मेंबर नहीं हो सकता जिनकी फुल मेंबरशिप नहीं है, तो यहाँ सब में इलेक्ट हो सकते हैं। फिर इंटरनेशनल लॉ जो होता है, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज, प्रिविलेजेस, इन सब के अंडर प्रोटेक्शन भी मिलेगी इस कंट्री के ऑफिशियल्स को। एंड लास्ट में, जो भी यूएन की एजेंसी के रिसोर्सेस हैं, जैसे कल को हेल्थ क्राइसिस आती है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूएन की, उनसे फाइनेंशियल एड चाहिए, ये सब के अब हकदार बन गई है पैलेस्टीन भी। ठीक है, तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ बीइंग अ या हैविंग अ फुल मेंबरशिप ऑफ द यूनाइटेड। ओके, चलो। अच्छा, ये अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चैज़म मतलब गैप बिटवीन बाइडेन एंड नेतान्याहू, जो प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के। बाइडेन सेज इजराइल वाउज टू कंटिन्यू वॉर, इजराइल पीछे हटने को तैयार ही नहीं है। यूएसए बहुत बार वार्निंग्स दे चुका है, पर्सनल लेवल पर भी और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी, सबके सामने भी और पर्सनली भी प्रेसिडेंट टू प्रेसिडेंट बात करके बात हो चुकी है, बट स्टिल इजराइल पीछे हटने को तैयार नहीं है। इससे आगे आने वाले टाइम में यूएस और इजराइल के बीच का गैप बड़ा हो सकता है, मतलब डिफरेंसेस आ सकते हैं दोनों कंट्रीज में, क्योंकि यूएसए ने कुछ एक पर्टिकुलर लिमिट तक बोला होगा इजराइल को कि हम आपकी हेल्प करेंगे, आर्म्स एंड एम्यूनेशन, पैसे सब प्रोवाइड करके। लेकिन अब यूएसए की ही बात नहीं मानने को तैयार है इजराइल, तो ऑफ कोर्स व्हाई विल यूएसए कंटिन्यू टू हेल्प इजराइल। तो इसी की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, so this was all about what all happened on 12th 11th of May। ठीक है, अब इसमें छोटी सी 2-3 न्यूज थी, वो एक बार देख लेते हैं। It was about fresh water। हाँ, फ्रेश वाटर क्वेस्ट द लाइकली न्यू गोल्ड हंट। तो इस आर्टिकल में किन चीजों के बारे में बात हुई है, फटाफट से एक बार देख लीजिए। 1960s में यूएस ने एक इकोलॉजिकल या रादर जियोलॉजिकल सर्वे, हम इसको बोल सकते हैं, यूएसए ने एक जियोलॉजिकल सर्वे किया था। एक जियोलॉजिकल सर्वे किया था जिसमें यूएस ने ये डिस्कवर किया था कि फ्रेश वाटर रिजर्व्स बहुत बड़े अमाउंट में, क्या चीज, फ्रेश वाटर रिजर्व्स काफी बड़े अमाउंट में हमारे ओशियन के नीचे, अंडर द ओशियन। किस जगह पे, जो यूएस में एक जगह है न्यू जर्सी, यूएस में एक जगह है न्यू जर्सी,
उसका जो कोस्ट है, उसका जो कोस्टल लाइन है, वहां पर जो ओशियन है उसके अंडर द ओशियन काफी बड़ा रिजर्व ऑफ फ्रेश वाटर है। और अभी तो फ्रेश वाटर की क्राइसिस पूरे दुनिया में इस लेवल पे चल रही है। एवरी कंट्री इज ट्राइंग टू कम अप विथ वेज कि भाई कल को जब वाटर क्राइसिस आएगी, और बहुत सारी कंट्रीज में तो ऑलरेडी चल रही है। इंडिया में आप देख लो, कल को बैंगलोर, अभी रिसेंटली बैंगलोर में पता चला है कि भाई फ्रेश वाटर खत्म ही हो चुका है। मतलब ग्राउंड वाटर जो होता है, बोरिंग कराता है ना, तो पानी जमीन के अंदर से जो निकलता है, उनका जमीन के अंदर सूख चुका है पानी। तो वहां जो भी होगा, म्युनिसिपैलिटी जो बेसिकली पानी अरेंज करवा के देगी, उसी से काम चलने वाला है। और धीरे धीरे करके पूरे देश, पूरी दुनिया में यही होने वाला है, जहां ऑलरेडी हो नहीं चुका है उन जगहों पे। तो फ्रेश वाटर क्राइसिस बहुत बड़ी चल रही है। तो यहाँ पर ये डिस्कवरी बेसिकली एक तरीके की अंडर वाटर रिवर थी, और ये किसके अंडर थी? ब्लैक सी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको जेनरिक इंफॉर्मेशन आती है कि अर्थ का जो टोटल वाटर है, मतलब अपने को जो नीले रंग की अर्थ दिखती है ना, उसमें 97.5% तो सी वाटर है, मतलब खारा पानी है, किसी काम का नहीं है वो। सिर्फ 0.3% फ्रेश वाटर है। और इस फ्रेश वाटर अवेलेबल की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि उसमें काफी हद तक फ्रेश वाटर तो अवेलेबल भी नहीं है, ग्लेशियर्स के फॉर्म में है, नॉर्थ पोल साउथ पोल पे है, जो हम तक पहुंच नहीं पाता। ठीक है। 0.3% फ्रेश वाटर अवेलेबल है, और इतनी बिलियन पॉपुलेशन को सिर्फ 0.3% के ऊपर सरवाइव करना है, जो कि हमको सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे अवेलेबल है। ठीक है। जिसमें से मेजॉरिटी बीइंग अंडर इस 0.3% से भी, इसमें से भी जो मेजॉरिटी है वो या तो अंडरग्राउंड वाटर है, जमीन के अंदर, या अंडर द सी वाटर है। मतलब ये 0.3% भी अपने को पूरा पूरा अवेलेबल नहीं है। ठीक है। अब यहां पे बात क्या होती है, एक थोड़ा सा टेक्निकल बात होती है, थोड़ा ध्यान से सुनना, जिसको आर्टिकल ने ट्रैक करने का ट्राई किया है। अब बात पूरी इस चीज, जब फ्रेश वाटर खत्म हो गया है, तो भैया ये फ्रेश वाटर रिजर्व जो मिला है, इसका क्या करना है। यहाँ पे एक ट्रीटी है या लॉ है, जिसको ऑलमोस्ट पूरी दुनिया की कंट्रीज मानती हैं, तो हम बोलते हैं UNCLOS, अनक्लॉज भी बोलते हैं काफी सारे लोग, यूनाइटेड नेशंस लॉ ऑफ द ठीक है 2। इसके पहले ये जो भी समंदर में मिनरल्स और ये सब एक्सप्लोर करना, एक्सपेरिमेंट करना है इसके ऊपर, तो एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ सी, एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ सी, ये दोनों पहले जिनीवा कन्वेंशन के हिसाब से चलता था। ठीक है। इसके आने से पहले जिनीवा कन्वेंशन के बाद जब अनक्लॉस आया, तो इसके अकॉर्डिंग पूरा एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ सी चलने लगा। ये लॉ है। ठीक है। अब अनक्लॉस क्या बात करता है? अनक्लॉस डेजिग्नेट करता है, बताता है कि जो सी बेड होता है या ओशियन बेड होता है, ओशियन बेड मतलब समंदर के अंदर नीचे की जो तली होती है, ओशियन बेड जो होता है, दिस इज बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन, मतलब किसी भी कंट्री के ज्यूरिसडिक्शन के बियॉन्ड है ये। ठीक है। एज, और इसको बोला जाता है एरिया, और इस एरिया को बोला गया है दिस इज कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड, मतलब इसमें किसी कंट्री का अधिकार नहीं है, ये कॉमन हेरिटेज है ऑफ मैनकाइंड। अब भाई इससे पता चलता है कि अगर अनक्लॉस की बात मानी जाए, जो कि मेजॉरिटी कंट्रीज मानती हैं, तो ये जो एरिया है, मतलब न्यू जर्सी के कोस्ट के पास जो फ्रेश वाटर अंडर द ओशियन है, ये सी बेड हो गया या ओशियन बेड हो गया, ये कॉमन हेरिटेज है मैनकाइंड। और मैनकाइंड मतलब सिर्फ अभी जो जिंदा है वो नहीं, फ्यूचर जनरेशंस भी उनकी। यूएस जेनीवा कन्वेंशन में मानती है, अनक्लॉस को नहीं मानती। तो यूएस का ये कहना है कि ये फ्रेश वाटर न्यू जर्सी की जो कोस्ट पे है, ऑफ कोर्स ये हमारा है। अनक्लॉस कहता है ये कॉमन हेरिटेज है ऑफ द एंटायर
मैनकाइंड बिकॉज दिस कम्स अंडर द एरिया। एरिया को क्या बोला गया है कि जो भी, जैसे मान लो यहां तक कोस्ट है, जमीन है, इसके 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द स्टेट्स बेसलाइन जो भी रिसोर्सेस हैं दे आर मैनेज्ड बाय द इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, ऐसा अनक्लॉस बोलती है। मतलब अगेन कॉमन मैनकाइंड, सबका हेरिटेज है, ये सबकी धरोहर है, किसी एक नेशन या कंट्री का अधिकार या हक इस पर नहीं है। लेकिन इस बात को यूएसए नहीं मानती क्योंकि यूएसए ने अनक्लॉस को साइन ही नहीं। यूएसए बोली हम पुराना वाला मानते हैं, जिनीवा कन्वेंशन, हमको अनक्लॉस से कोई मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे उस चीज के ऊपर बेसिक थोड़ा सा कंफ्यूजन एंड डिस्प्यूट है क्योंकि जो पूरी दुनिया मानती है उसको यूएस ने साइन ही नहीं किया। अब इंटरनेशनल लॉ में सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर किसी कंट्री ने किसी चीज की सिग्नेटरी नहीं है या किसी ट्रीटी कन्वेंशन पे साइन नहीं किया तो आप उनको फोर्स नहीं कर सकते क्योंकि उनकी सॉवरेनिटी का सवाल आ जाता है। फिर आप किसी कंट्री को फोर्स नहीं कर सकते कोई चीज जबरदस्ती करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज का बात हो रही है। बेसिकली फ्रेश वाटर क्राइसिस जैसे जैसे दुनिया में बढ़ती जा रही है, इस तरीके के डिस्प्यूट्स और भी ज्यादा निकल के आने वाले, ओके। अच्छा, एंड लास्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो हमने फर्स्ट पेज पे देखा था इंडस्ट्रियल ग्रोथ के बारे में। तो इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ देखा गया है कि 5.9% हो चुकी है मार्च में। इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ हैज गॉन डाउन टू 4.9%, जो कि फेब में ही देखा जाए तो फेब में 5.6%, मार्च में 4.9% पे कम होकर आ चुकी, ठीक है। अब यहाँ पे बात हो रही है सेवरल सेगमेंट्स की और मोस्टली 3 सेगमेंट्स की यहाँ पे बात हो रही है। और ये जो ग्रोथ कैलकुलेट करते हैं ना, किस तरीके से करते हैं कि ग्रोथ कितनी, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन निकालते हैं अपन, IIP, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक है। कि IIP एक जरिया है, एक तरीका है मेजर करने का कि भैया कौन से सेक्टर में कितनी ग्रोथ हो रही है। अभी का जो डेटा देखा जा रहा है वो मेजॉरिटी 3 सेक्टर्स या 3 इंडस्ट्रीज को देखा जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, ये IIP में जो कैलकुलेट करके मेजर करके निकालते हैं पूरी इंडस्ट्रीज, तो अगर ये इंडस्ट्री इतना बड़ा है तो इसमें मेजॉरिटी 77% सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही कवर करती, ठीक है। और जो सारी की सारी कोर इंडस्ट्रीज हैं जिनके बेसिस पे ये पूरा IIP कैलकुलेट किया जाता है, मतलब IIP के अंदर कुछ इंडस्ट्रीज, 8 इंडस्ट्रीज को बोला गया है कि ये कोर इंडस्ट्री है और हर इंडस्ट्री का अलग अलग वेटेज है। कोई इंडस्ट्री का बहुत ज्यादा वेटेज है, किसी का बहुत ही कम है। सबसे ज्यादा वेटेज अगर देखा जाए सबसे ज्यादा तो वो है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का। रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का वेटेज है 28.04%, ठीक है। सेकेंड नंबर पे इलेक्ट्रिसिटी आता है जिसके बारे में हमने यहाँ पे भी बात की। सबसे कम वेटेज अगर देखा जाए तो सबसे कम वेटेज आता है फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री का। फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री का कुछ आता है सिर्फ 2.3% वेटेज, ये IIP को मेजर करना, ठीक है। तो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं। 8 कोर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं? कोल हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, क्रूड ऑयल हो गई, क्रूड ऑयल, इसके बाद आती है आपकी सीमेंट इंडस्ट्री। मतलब कोर इंडस्ट्रीज उनको बोलते हैं जिनके बिना बाकी की इंडस्ट्रीज भी फंक्शन नहीं कर सकती, कोर है वो, या उनके बिना बाकी भी फंक्शन नहीं कर पाएंगी क्योंकि बाकियों में भी उनका होना जरूरी है, उनको कोर बोला जाता है, ठीक है। सीमेंट के बाद नेचुरल गैस आती है, स्टील इंडस्ट्री आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर जो अपन ने देखा सबसे बड़ा जिसका है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, एंड लास्ट में फर्टिलाइजर्स। तो ये 8 कोर इंडस्ट्रीज कहलाती, ओके। So here we are done with what all happened on 11th of May as well. फटाफट से 12th of May को आ जाते हैं। 12th of May को बहुत ही छोटे छोटे न्यूज़ है क्योंकि अभी ज़्यादातर इलेक्शन का टाइम चल रहा है। इलेक्शन से रिलेटेड न्यूज़ जनरली इंपॉर्टेंट नहीं होती, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जब तक कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट हो नहीं जाता तब तक इलेक्शन से रिलेटेड न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट होती, ठीक है। स्टिल यहाँ पे जैसे कि हम देखने वाले हैं इलेक्शंस कंटेस्ट कैसे करते हैं उसके ऊपर एक छोटा सा आर्टिकल है, दैट माइट बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, एज लिमिट क्या होती है, ऑल दैट, लोकसभा राज्यसभा क्या डिफरेंस होता है, क्वालिफिकेशन ऑल दैट कुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू।
तो इस न्यूज़पेपर में हम वो देखने वाले हैं, ठीक है। तो फटाफट से स्टार्टिंग विथ सबसे पहले उसी आर्टिकल के साथ ही स्टार्ट करते हैं। एडिटोरियल पे आ जाइए फटफट से। व्हाट आर द रूल्स ऑन कंटेस्टिंग, ये तो ये स्टैटिक नॉलेज से रिलेटेड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्हाट आर द रूल्स ऑन कंटेस्टिंग सीट, so this might be the most important and probably the only important article in this entire newspaper। की बात क्यों शुरू हुई है, क्योंकि अभी जैसे इस इलेक्शन में राहुल गांधी जो है वो 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़े हुए हैं, तो क्या ये अलाउड है? अगर ऐसा होता है और आप एक से जीत जाते हैं, एक से नहीं जीतते, तो क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है। तो व्हेन कांग्रेस लीडर, बात भी वहीं से स्टार्ट हुई है, व्हेन कांग्रेस लीडर राहुल गांधी announced that he would contest from रायबरेली यूपी में एंड दूसरा वायनाड इन केरला एज वेल, 2 जगह से। तो भाई इसमें क्या बात चल रही है? तो वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट एक सेक्शन आता है और एक एक्ट आता है विच इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। इसके अकॉर्डिंग अ कैंडिडेट इज परमिटेड टू कंटेस्ट एन इलेक्शन फ्रॉम अप टू 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो गलत नहीं कर रहे, अप टू मतलब 2 से ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़े हो सकते हैं फॉर द इलेक्शन, बट ही और शी कैन होल्ड ओनली 1 सीट एट अ टाइम इफ इलेक्टेड फ्रॉम बोथ। अगर मान लो दोनों ही सीटों से जीत जाते हैं तो एक ही सीट से ऑफिस होल्ड कर सकते हैं, या एक ही सीट से एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से सीट होल्ड कर सकते हैं। मतलब मान लो अगर रायबरेली और वायनाड दोनों से ही जीत जाते हैं तो उनमें से एक जगह से ही सीट होल्ड कर सकते हैं, वो दोनों जगह से अलाउड नहीं है। खड़े दोनों जगह से हो सकता है, सीट होल्ड नहीं कर सकते, ठीक है। फटाफट से बेसिक चीजें देख लीजिए एक बार। तो यहाँ पे जिस इंपॉर्टेंट एक्ट की हम बात कर रहे हैं दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 ये बात करता है, जिसकी हमने अभी बात की, कि कैंडिडेट कोई भी हो उसको परमिशन है, ही इज परमिटेड कि 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़े हो सकते हैं, ठीक है। बट इफ इलेक्टेड दे कैन ओनली होल्ड सीट फ्रॉम 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है। इतना बेसिक अपने को क्लियर हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है जिसके बारे में आर्टिकल में बात हुई है, इसको बोलते हैं सब सेक्शन 33(7) ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। ये क्या करता है? ये अलाउ करता है एक कैंडिडेट को, हम जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की बात कर रहे हैं ना, इसमें स्पेसिफिक सेक्शन अगर आपसे पूछा जाए तो दैट इज 33(7) ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। ये अलाउ करता है कैंडिडेट को कि आप कंटेस्ट कर सकते हैं फॉर या फ्रॉम 2 सीट। और ये जो नया सेक्शन है ये पहले शुरुआत से नहीं था, 1951 में जब एक्ट आया था तब से नहीं था। ये सेक्शन लाया गया था 1996 में, सॉरी 1996 में लाया गया था थ्रू एन अमेंडमेंट, ठीक है। अच्छा, 1996 से पहले क्या था? 1996 के पहले देयर वाज नो बार, कोई रुकावट नहीं थी कि कितनी नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़े हो सकते हैं। अभी जैसे अप टू 2 है ना, 2 से ज्यादा नहीं। 1996 से पहले कितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ही इंसान खड़ा हो सकता था, ठीक है। तो ये अमेंडमेंट करके लाया गया और जिसमें मैक्स टू मैक्स आप 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट कर सकते हैं और कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। अगर इलेक्ट हो जाते हैं दोनों से ही तो एक की सीट छोड़नी पड़ेगी, एक ही पकड़ के आप रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ जाती है? एक तो आपका आ जाता है कि मान लीजिए
एक और चीज समझ लो कि डिफरेंस बिटवीन अगर लोकसभा के लिए चुनाव में खड़े हो रहे हैं या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, बेसिकली स्टेट लेवल का हो रहा है या ये सेंट्रल लेवल का, तो लोकसभा अपना सेंट्रल लेवल हो जाता है। तो लोकसभा के लिए अगर बात चल रही है तो जो वोटर तो जो कैंडिडेट है, ठीक है, जो कैंडिडेट है इस केस में वो जरूरी नहीं है, जैसे राहुल गांधी का एग्जाम्पल ले लो, तो यहां पर लोकसभा के लिए अगर कंटेस्ट कर रहे हैं, जो कि वो उसी के लिए कर रहे हैं, लोकसभा इलेक्शन के लिए अगर कंटेस्ट कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो उस कॉन्स्टिट्युएंसी के या उस स्टेट के वोटर हों जहां से वो खड़े हो रहे हैं, से यूपी या केरला, केरला के स्टेट के, ही इज नॉट अ वोटर रजिस्टर्ड इन केरला, है ना, बट स्टिल वो वहां की कॉन्स्टिट्युएंसी से खड़े हो सकते हैं इफ इट इज अबाउट लोकसभा इलेक्शन। अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात होती है यहाँ पे, तो यहां जरूरी है किसी कैंडिडेट को कि ही शुड बी अ रजिस्टर्ड वोटर इन दैट स्टेट, जिस स्टेट से वो कॉन्टेस्ट कर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव में। लेकिन अगर लोकसभा के चुनाव की बात होती है तो यहां पर जरूरी नहीं है कि जिस स्टेट से वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं उसके रजिस्टर्ड वोटर हो, किसी भी स्टेट से कर सकता है, मैक्स टू मैक्स दो कॉन्स्टिट्युएंसीज। लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली के केस में ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा, यहां पर भी एक्सेप्शन है, इसके एक्सेप्शन 3 स्टेट्स हैं, असम, सिक्किम एंड लक्षद्वीप। इन 3 स्टेट्स में जरूरी नहीं है कि वोटर उसी स्टेट का रजिस्टर्ड, तो दीज 3 आर एक्सेप्शंस इन केस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो दीज आर द एक्सेप्शंस। अच्छा, एक और कुछ चीज थोड़ा सा बेसिक देख लो, लोकसभा की बात होती है अगेन या लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब स्टेट, इन दोनों की ही एलिजिबिलिटी कैंडिडेट की सिमिलर होती है, मतलब कैंडिडेट शुड बी मिनिमम 25 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। वहीं हम जब राज्यसभा की बात करते हैं प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट, इन दोनों में बेसिकली मिनिमम एज इज 30+। अगर किसी को खड़े होना है, कॉन्टेस्ट करना है इलेक्शन, तो यहां पर इट इज 25+, यहां पर इट इज 30+। क्या एजुकेशन के बेसिस पे क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होता है? नहीं, देयर इज नो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जिसके ऊपर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी भी हो चुकी है, होना चाहिए बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो कोई मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, दे शुड जस्ट बी, ये कॉमन जो एक चीज होती है, दे शुड बी सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। और लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के केस में 25 ईयर्स से ऊपर होना चाहिए, 25 या 25 से ऊपर, एंड राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल के 30 या 30 ऊपर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, डिस्क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो कुछ कॉमन ग्राउंड्स होते हैं। सबसे पहले तो अगर डिस्क्वालिफाइड है अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, तो सबसे पहले तो वो हो गया है, मान लो 2 साल से ज्यादा की सजा मिली है किसी ऑफेंस में कन्विक्ट होके, किसी कैंडिडेट को कोई क्राइम किया उन्होंने और उस क्राइम के लिए, उस ऑफेंस के लिए 2 साल से ज्यादा की सजा है आईपीसी के अंडर, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, पहला। दूसरा, अगर कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर, ठीक है, ये जो कंटेस्ट कर रहे हैं इसके अलावा कोई भी, इफ दे स्टार्ट होल्डिंग अ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, तो वो डिस्क्वालीफाइड कहलाएंगे, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तीसरा, अगर उनको डिक्लेयर कर दिया जाता है अनसाउंड माइंड, मतलब दिमागी तौर पे सही नहीं है, तो कहां से ध्यान रख सकते हैं या पोजीशन ड्यूटी कैसे पूरी करेंगे, अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर दिया गया है बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट, ठीक है। ऐसे कोई भी नहीं कि पागल है बोल दे तो वो डिस्क्वालीफाई हो गए, नहीं, कॉम्पिटेंट कोर्ट डिक्लेयर करता है। और चौथा, इंसॉल्वेंट, इनका दिवालिया निकल गया, ये घोषित हो जाए वो इंसॉल्वेंट, इन चारों केसेस में कोई भी मेंबर डिस्क्वालीफाई हो सकता है। तो दीज आर द रूल्स या क्राइटेरिया ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला इस वाले केस में ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं नहीं, तो अपने को निकालने पड़ रहे हैं इस केस में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, बट एक फिर भी हो सकता है जिसको अपन बोल सकते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, दैट इज एनक्रोचमेंट्स, लैंड डाइवर्जन फॉर नॉन फॉरेस्ट्री पर्पसेस थ्रेटन दिल्लीज रिज। तो एक एरिया होता है दिल्ली का जिसको बेसिकली जो अरावली रेंज है ना, वो उसकी टेल माना जाता है, ठीक है। तो ये मान लो ऐसे इंडिया है, तो यहाँ पे दिल्ली है,
तो ये ऐसे करके जो पूरी रेंज चलती है अरावली ऐसे करके आती है, तो यहाँ इसकी टेल यहाँ खत्म होती है। दिल्ली की रिज मानी जाती है, बहुत ज्यादा ग्रीन बेल्ट होता है, ग्रीन एरिया। आप अगर गए होंगे कभी तो आपको पता होगा वहाँ काफी सारे लोग अपनी मॉर्निंग वॉक्स योगा वगैरह करने के लिए जाते हैं। तो इट्स कंसिडर्ड टू बी द लंग ऑफ द कैपिटल, मतलब क्योंकि वहाँ इतने सारे पेड़ पौधे हैं तो उसको कैपिटल सिटी या दिल्ली का लंग बोला गया है। उसमें से भी दिक्कत हो रही है अब कि भैया यहाँ पर जो कितने हेक्टेयर की जमीन है, तो दिल्ली के रिज में जो कई सारे हेक्टेयर की जमीन है, आप देख 308 हेक्टेयर, और इसको इकोलॉजिकली सेंसिटिव दिल्ली रिज बोला गया है। इसमें एनक्रोचमेंट मतलब धीरे धीरे करके लैंड टुकड़ों में डाइवर्ट कर रहे हैं दूसरी इंडस्ट्रियल और ये सब पर्पसेस के तरफ, और दूसरा नॉन फॉरेस्ट्री पर्पसेस के तरफ भी। ये एक रिपोर्ट निकाली है सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी ने कि धीरे धीरे करके जो 308 हेक्टेयर ऑफ जमीन बचा है उसमें से भी, अच्छा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑलरेडी बता चुका है 6626 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट लैंड ऑफ विच 5% और 308 सिर्फ एनक्रोच हो चुका है। तो टोटल 6600 हेक्टेयर है, इसमें 308 एनक्रोच हो चुका है। मतलब जंगल हटा के कोई और काम वहां पे चल रहा है, जिसको बोला जा रहा है कि भाई ये लंग ऑफ दिल्ली है। तो दिस इज अ ह्यूज क्लाइमेट क्राइसिस प्रॉब्लम। मतलब ऑलरेडी दिल्ली में इतना ज्यादा पोल्यूशन होता है, मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल सिटी में दिल्ली आता है अकॉर्डिंग टू मेनी रिपोर्ट्स, और इसमें से भी जो थोड़ा बहुत राहत मिलती है बिकॉज ऑफ दिस रिज, ये भी धीरे धीरे करके खत्म होता जा रहा है। सो इट कुड लीड टू अ ह्यूज क्लाइमेट क्राइसिस इन दिल्ली। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज देख लो, रस्किन बॉन्ड वेरी फेमस ऑथर, काफी एजेड हो चुके हैं, इनको अवार्ड की गई है साहित्य अकेडमी फेलोशिप। तो ये हाईएस्ट ऑनर है, कोई भी इंडिया में जो किसी भी लिटरेचर वाले या राइटर को दिया जा सकता है। दिस इज द हाईएस्ट ऑनर कि भाई उनको साहित्य अकेडमी फेलोशिप दी जाए, और ये दी गई है रस्किन बॉन्ड को। उनके घर पे जाके दी गई थी बिकॉज नाउ ही इज एक्सट्रीमली एजेड, थोड़ी बीमारियां हो गई उनको, थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं रहता, तो इस वजह से उनको घर पे जाके दी गई थी, बट हाईएस्ट ऑनर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। इनके नोटेबल वर्क्स अगर हम देखें तो क्या क्या है, वैग्रेंट्स इन द वैली, वंस अपॉन अ मॉनसून टाइम, एंग्री रिवर, स्ट्रेंजर्स इन द नाइट, ऑल रोड्स लीड टू गंगा, टेल्स ऑफ फॉस्टरगंज, लेपर्ड इन द माउंटेन एंड टू मच ट्रेवल। ये सब इनके नोटेबल वर्क्स हैं, रस्किन बॉन्ड। ठीक है, हम बचपन से पढ़ पढ़ के इनकी कहानियां बड़े होते हैं, इनको ही साहित्य अकेडमी फेलोशिप। ओके, तो दीज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आपके 12th ऑफ मे में आए थे। बहुत ज्यादा डिटेल में कुछ खास इंपॉर्टेंट है। एक और जो है, हाउ इंडिया इज स्ट्रीमलाइनिंग फार्मा सेक्टर। इंडिया में फार्मास्यूटिकल सेक्टर काफी ज्यादा ग्रोथ पे है, अपना वन ऑफ द लार्जेस्ट है। आपको कोविड-19 के टाइम पे भी याद होगा, ग्लोबल लेवल पे काफी सारे कंट्रीज इंडिया पे डिपेंड कर रहे थे कि भाई ये वैक्सीन बना के हमको प्रोवाइड करेंगे, हमको सप्लाई करेंगे। तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर इंडिया का ऑलरेडी काफी ज्यादा राइज पर है, लेकिन अभी कुछ ही टाइम पहले एक न्यूज आई थी जिसमें हम बेसिकली न्यूज ये आई थी कि सब स्टैंडर्ड, मतलब थोड़े खराब स्टैंडर्ड के, जितना होना चाहिए उससे नीचे के क्वालिटी और स्टैंडर्ड के सब स्टैंडर्ड ड्रग्स या दवाइयां हम अफ्रीकन कंट्रीज जैसे नाइजीरिया वगैरह को सप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे सप्लाई हुई थी, खासतौर पे साउथ अफ्रीकन कंट्री। ठीक है, तो इस कारण से इंडिया के फार्मास्यूटिकल सेक्टर की रेपुटेशन ग्लोबल लेवल पे थोड़ी गिर गई है। तो अब इसको रेगुलेट करने के लिए सरकार ने कुछ चीजें निकाली है, जिसमें से एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पहले कुछ टिडबिट्स देख लो। इंडिया की रैंकिंग पूरे दुनिया में 3rd नंबर पे आती है एज प्रोड्यूसर ऑफ ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल। ठीक है, अच्छा पूरे दुनिया की जो वैक्सीन सप्लाई होती है उसमें से 62% अपन ही सप्लाई करते हैं। अब कंट्रोल करने के लिए क्या किया है, क्या मेजर निकाला है, एक बोला है कि भाई CDSCO यानी कि सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने दे हैव बीन गिवन पावर्स
एंड दे हैव विड्रॉन पावर्स, जो कि स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटीज, स्टेट लेवल पे जो लाइसेंसिंग अथॉरिटीज होती है ना, जो फार्मास्यूटिकल फर्म्स और प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, जो उनको लाइसेंस देती है, तो स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटीज के पास से अब पावर ले लिया गया है और उनको बोला है कि आप नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या एनओसीज अब नहीं दे सकते, अब एनओसी सिर्फ CDSCO दे सकती है। तो सेंटर ने अपने खुद के हाथों में इस पूरे के पूरे सेक्टर को फिलहाल के लिए ले लिया गया है, और स्टेट लेवल पे जो अथॉरिटीज या एजेंसीज होती हैं जो ये एनओसी, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और लाइसेंस प्रोवाइड करती हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को, वो अब उनको अलाउड नहीं है। अब सेंट्रल लेवल पर इन सब चीज़ों की तहकीकात होगी, बाकायदा जो भी एक्सपोर्ट चीज़ें होती है, जो भी फार्मास्यूटिकल फर्म्स एक्सपोर्ट करती हैं, इनको लाइसेंस सेंट्रल लेवल से मिलेगा, ठीक है। टू बी मोर स्पेसिफिक CDSCO से मिलेगा, ओके। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और खास तौर पे जो अभी इंडिया फार्मास्यूटिकल सेक्टर में इतने तेजी से ग्रो कर रहा है, और इस टाइम पे अगर हमारी रेपुटेशन खराब होती है तो दिस कुड लीड टू वेरी बिग ह्यूज अमाउंट्स ऑफ डैमेज फॉर द इकोनॉमी एज वेल। तो इस कारण से हमने ये इस तरीके से रेगुलेट करने का डिसाइड किया है, ओके। तो दीज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ 12th of May 2024। फटाक से अब आ जाते हैं 13th में। 13th में तो इनफैक्ट कुछ भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत बेसिक सा है। देखो फटाफट से अपडेट देख लेते हैं रफा के केस में क्या हो रहा है। मोर पैलेस्टीनियंस फ्ली रफा एज इजराइल स्टेप्स अप स्ट्राइक्स आफ्टर इवैक्यूएशन ऑर्डर। तो इजराइल ने यूएस की बात ना मान के फाइनली पैम्पलेट्स बंटवाए, ऑर्डर दिलवाया कि भाई रफा को भी इवैक्यूएट कर दो। सिटीजन्स को मौका दिया जाता है अटैक करने से पहले, बट प्रॉब्लम ये है कि बाकी किसी जगह पे जगह ही नहीं बची उनको भाग के जाने के लिए, बिकॉज एवरीथिंग एल्स हैज ऑलरेडी बीन डिस्ट्रॉयड। तो रफा जहाँ पे वो बसे हुए थे वो ऑलरेडी आखिरी जगह थी जहां पर वो रह सकते थे कैंप लगा के। तो नाउ दे हैव नो प्लेस टू फ्ली अनलेस वो बॉर्डर क्रॉस करके किसी नेबरिंग कंट्री में घुस जाएं, उसके अलावा अब उनके पास कोई अपनी कंट्री में तो ऑप्शन ही नहीं बचा है। बट इजराइल ने पीछे ना हटते हुए इजराइल हैज फाइनली डन दिस, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर बेसिकली एक महाराष्ट्र के नाशिक त्र्यंबकेश्वर के पास एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है ताकेहर्ष। प्लीज पार्डन माय प्रोनाउंसिएशन अगर गड़बड़ है तो। ताकेहर्ष नाम का एक ग्राम पंचायत है। यहाँ पर लोगों को डर लग रहा है कि वो वोट देने नहीं गए तो उनको डेथ घोषित कर दिया जाएगा, डिक्लेयर कर दिया जाएगा, क्योंकि जब से इलेक्शंस हुए हैं आज तक कभी उन्होंने नेवर एवर, मतलब इस गांव ने, इस ग्राम पंचायत में अपने जीवन काल में इलेक्शन कैंपेन अपने एरिया में होते तो देखा ही नहीं। पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटीज फ्रीक्वेंटली विजिट करते हैं त्र्यंबकेश्वर, जाते ही रहते हैं, नासिक के पास है। बट नासिक से सिर्फ 22 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव है और यहाँ पर आज तक एक भी पॉलिटिकल पार्टी, एक भी सेलिब्रिटी, कोई भी इलेक्शन कैंपेन करने नहीं आया है। इस गांव में 250 घर हैं, हाउस होल्ड हैं, जिसमें से सिर्फ 90 के पास राशन कार्ड तक नहीं है, जो कि बहुत बेसिक होता है, जिसके बेसिस पे सरकार जो योजनाएं निकालती हैं उसके थ्रू राशन प्रोवाइड होता है लोगों को, वो तक नहीं है, ठीक है। एंड दोज दैट गॉट कार्ड्स, जिनके पास कार्ड है, इन 250 में से जिनके पास कार्ड्स है, वो रिसेंटली आस्ट, उनको बोला गया था कि आप 500 रुपये पर पर्सन दो, तब जाके आप उसका बेनिफिट उठा सकते हो, फायदा उठा सकते हो या यूज कर सकते हो, ठीक है। डिस्पाइट दैट, देने के बाद भी उनको राशन नहीं मिला। इनका ऐसा भी कहना है कि कोविड-19 के टाइम पे जो सरकार फूड ग्रेन गांव-गांव में प्रोवाइड करा रही थी वो भी इनके गांव में प्रोवाइड नहीं किया गया है। इस गांव में ज्यादातर शेड्यूल्ड ट्राइब्स रहते हैं, जैसे कि वर्ली ट्राइब बहुत ज्यादा फेमस। वर्ली ट्राइब के अलावा एक कटकारी ट्राइब होती है, एक कोकनी ट्राइब होती है। ये तीनों ट्राइब्स मेजॉरिटी हैं जो इस एरिया में रहती है। अच्छा, ये इसमें कुछ खास ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वाटर कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी ये भी नहीं है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो सारी की सारी सरकारें, पूरा देश इस गांव को भूल चुका है, ठीक है।
वारली ट्राइब आपने बहुत सारे स्टेट्स में सुना होगा। वारली ट्राइब इज वेरी फेमस फॉर देयर आर्ट। वो स्क्वायर्स, ट्राइंगल, रेक्टेंगल्स, इस तरीके के शेप्स यूज कर करके अपनी पेंटिंग्स बनाते हैं। तो उनके ट्राइब का भी कुछ हिस्सा, पटकारी ट्राइब एंड कोकनी ट्राइब, ये तीनों ट्राइब्स यहाँ पे रहती हैं। बहुत ज्यादा दे आर स्ट्रगलिंग फॉर राशन कार्ड्स, वाटर एंड बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो उनको ऐसा कहना है उनका कि अगर हमने वोट भी नहीं दिया इस बार के इलेक्शन में तो अब सरकार हमको, दे आर गोइंग टू डिक्लेयर अस डेड, क्योंकि ऑलरेडी ध्यान नहीं देते हैं और उसके बाद वोट में भी अगर हमारी गिनती नहीं होगी तो हम तो नॉन एग्जिस्टेंट ही हो गए बेसिकली इस तरीके से। ठीक है, यहां से एक सवाल आता है कि वोट देना, वोट कास्ट करना या वोट देना, इज इट अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या इज इट अ फंडामेंटल राइट? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मतलब कोई भी ऐसा अधिकार जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया हो, बेसिक, इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। लेकिन कोई भी अगर ऐसा राइट है जो आपको पार्ट 3 के अंडर दिया है या फिर आर्टिकल 12 से लेके 35 के अंडर दिया गया है तो वो फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट आपसे आपकी कोई नहीं छीन सकता। तो राइट टू वोट आता है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के अंडर या यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज के अंडर, एंड दिस इज गिवन अंडर आर्टिकल 365 आया था, सॉरी 326, जिसमें यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज की बात होती है। तो बेसिकली राइट टू वोट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, इट्स नॉट अ फंडामेंटल। ठीक है, इन केस अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो, अच्छा पहले इंडिया में 1988 के पहले वोटिंग मिनिमम 21 साल की एज में की जा सकती थी, 21 साल या उससे ऊपर। 1988 के बाद 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद 21 साल को रिड्यूस करके 18 इयर्स एज ऑफ वोटिंग कर दिया। ठीक है, सो गाइज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो आज के न्यूज़पेपर की थी। ये बाकायदा बहुत बड़ी न्यूज बन के आया है कि इस गाँव को भूल गए पूरी तरीके से, के बारे में याद ही नहीं रखा गया है। तो पीपल आर फियरिंग हियर कि भाई हमको अगर वोट भी नहीं देने गए तो अब हमको डेड ही डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, तो गाइस दिस वाज व्हाट ऑल हैपेंड इन द पास्ट 4 डेज। अब हम नेक्स्ट मिलेंगे फ्राइडे को और उसमें हम डिस्कस करेंगे कि वेडनेसडे और थर्सडे को क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ है। आप आराम से अगर इस वीडियो को 2-3 बार भी देख लेते हैं, 2 बार भी देख लेते हैं तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा एंड यू वोंट इवन हैव टू। चलो, so thank you all for joining me in today's session. This is signing off. I'll see you guys again on